एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। हम अपने चैनल पे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1988 की सीरीज़ रन करने वाले हैं, जिसके हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और आज हमारा 3rd लेक्चर है। तो हमने ऑलरेडी सेक्शन 8 तक कंप्लीट कर लिया है और आज के सेशन में हम सेक्शन 9 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपने सेक्शन नंबर 9 के साथ। तो सेक्शन 9 हमें क्या बता रहा है? इट इज़ टॉकिंग अबाउट ऑफेंसेस रिलेटेड टू ब्राइबिंग अ पब्लिक सर्वेंट बाय अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब ये क्या है? कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जो है ब्राइब कर रहा है किसी पब्लिक सर्वेंट को। ठीक है, तो फिर क्या होगा? When an offence under this act has been committed by a commercial organization, such organization shall be punishable with fine if any person associated with such commercial organization gives or promises to give any undue advantage to public servant intending to obtain or retain business of such commercial organization, or to obtain or retain an advantage in the conduct of the business of such commercial organization। ठीक है, तो जो सेक्शन नंबर 9 है ये हमें क्या बोल रहा है? जहाँ कोई ऑफेंस जो है इस एक्ट के अंदर वो कमिट हुआ है, और वो ऑफेंस किसने कमिट किया? किसी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। ठीक है, और वैसा ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, उसको पनिशमेंट मिलेगी फाइन के लिए। अगर उसने ऐसा कोई ऑफेंस कमिट किया है इस एक्ट के अंदर, तो उसको सज़ा क्या मिलेगी? उसको फाइन मिलेगा, क्योंकि हम कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को जो है इम्प्रिजनमेंट की सज़ा नहीं दे सकते, इसलिए वो पनिशेबल विथ फाइन होगा। और अगर कोई पर्सन जो एसोसिएट है उस कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से और जो प्रॉमिस करता है कि कोई अनड्यू एडवांटेज देगा किसी पब्लिक सर्वेंट को, ठीक है, जो पब्लिक सर्वेंट है उसको अनड्यू एडवांटेज देगा, कुछ गलत तरीके से कोई बेनिफिट देगा उस पब्लिक सर्वेंट को, और वो क्या इंटेंड कर रहा है? वो इंटेंड कर रहा है कि ऑब्टेन करेगा या रिटेन करेगा बिजनेस उस कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को, और ऑब्टेन करेगा या रिटेन करेगा कोई और एडवांटेज उस बिजनेस के कंडक्ट में, उस कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस के कंडक्ट में। ठीक है, तो अगर सिंपल वर्ड में हम समझे तो ये सेक्शन हमें यही बता रहा है कि अगर कोई ऑफेंस कमिट होगा कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस एक्ट के अंदर, ठीक है, तो क्या होगा? तो वैसा कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पनिशेबल विथ फाइन होगा अगर कोई पर्सन जो एसोसिएट है ना उस कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से, वो क्या करता है? वो देते हैं या प्रॉमिस करते हैं देने के लिए अनड्यू एडवांटेज किसी पब्लिक सर्वेंट को। या तो वो दे दिया है, उन्होंने वो दे दिया है या प्रॉमिस किया है देने के लिए कोई अनड्यू एडवांटेज उस पब्लिक सर्वेंट को, और वो क्या सा एडवांटेज देगा? ऐसा कि वो ऑब्टेन कर सकता है या रिटेन कर सकता है उस कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस। ठीक है, वैसे पब्लिक सर्वेंट, या तो वो कोई एडवांटेज रिटेन करेगा उस बिजनेस के कंडक्ट में, तो ऐसी कोई एडवांटेज देगा ना अगर वो पब्लिक सर्वेंट को, ऐसा कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन या उससे एसोसिएटेड पर्सन, तो फिर पनिशेबल विथ फाइन हो जाएगा। ठीक है, फाइन देना पड़ेगा उसको। प्रोवाइजो है इसके साथ एक अटैच, वो हमें बता रहा है कि प्रोवाइडेड दैट इट शैल बी अ डिफेंस फॉर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन टू प्रूव that it had a place adequate procedure in compliance of such guidelines as may be prescribed to prevent persons associated with it from undertaking such conduct। ओके, अब इसका प्रोवाइजो हमें ये बता रहा है कि जब कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को अगर इस चीज़ के लिए लाइबल कर दिया जाए ना, जो सबसेक्शन 1 में दिया था इस ऑफेंस के लिए, कि वो जो है कोई अनड्यू एडवांटेज दे रहा है किसी पब्लिक सर्वेंट को, ठीक है, तो जो है वो डिफेंस ले सकता है। वो क्या डिफेंस लेगा? ऐसा कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन वो ये बोल सकता है कि उसके पास जो है एडिक्वेट प्रोसीजर है ऐसे गाइडलाइन को कंप्लाई करने के लिए, जो प्रिस्क्राइब करता है कि ये पर्सन्स को प्रिवेंट कर रहे हैं, कैसे पर्सन्स को जो एसोसिएट हैं वैसे कंडक्ट को अंडरटेक करने के लिए। यानी कि अगर कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके अंदर लाइबल हो जाता है, तो वो डिफेंस ले सकता है कि हम एडुकेट प्रोसीजर फॉलो करते हैं या कंप्लाइंस करते हैं ऐसे गाइडलाइन को जो भी प्रिस्क्राइब किया गया है, जो प्रिवेंट करता है पर्सन को जो कि एसोसिएट होता है वैसे कंडक्ट से। ठीक है,
तो ये डिफेंस ले सकता है। सिंपली है यही कि डिफेंस क्या ले सकता है कि उसके पास एडिक्वेट प्रोसीजर है कंप्लायंस के लिए, ठीक है, जो प्रिवेंट करता है वैसे पर्सन को कि ऐसे काम जो है जैसे पब्लिक सर्वेंट को अनड्यू एडवांटेज देने की जो प्रोसीजर है, इन सबको वो जो है रेगुलेट करता है, वो प्रोसीजर फॉलो करता है कि ऐसे सारी चीज़ें ना हो, उनके जो एसोसिएट एम्प्लॉयज़ हैं ये सारी चीज़ें ना करें, ठीक है। तो ये डिफेंस ले सकता है वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। अब सबसेक्शन 2 हमें क्या बता रहा है? फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन अ पर्सन इज सेड टू गिव और प्रॉमिस टू गिव एनी अनड्यू एडवांटेज टू अ पब्लिक सर्वेंट इफ ही इज alleged to have committed the offence under section 8 whether or not such person has been prosecuted for such offence, ठीक है। अब सबसेक्शन 2 क्या बता रहा है? इस सेक्शन के पर्पस से किसी पर्सन को ना कब बोला जाएगा कि वो प्रॉमिस कर रहा है या दे रहा है अनड्यू एडवांटेज किसी पब्लिक सर्वेंट को, ठीक है। तो ये कब माना जाएगा कि वो अनड्यू एडवांटेज दे रहा है या प्रॉमिस कर रहा है कि वो अनड्यू एडवांटेज देगा किसी पर्सन को इस सेक्शन के अंदर? अगर वो जो है ना वो कमिट कर रहा है ऑफेंस अंडर सेक्शन 8। सेक्शन 8 के अंदर उसको माना जा रहा है कि alleged टू हैव बीन कमिटेड, उसने सेक्शन 8 का कोई ऑफेंस किया है। वेदर और नॉट सच पर्सन हैज़ बीन प्रोसिक्यूटेड फॉर द ऑफेंस, ऑफेंस के लिए प्रोसिक्यूट होना या ना होना ये हाँ इममटेरियल है। अगर ये अलीज भी किया जा रहा है कि आपने सेक्शन 8 के जो ऑफेंस है वो कमिट किया है तो आप लायबल हो जाओगे। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है कि सेक्शन नंबर 8 जो है इस एक्ट का हमें क्या बता रहा है? मैंने अपने प्रीवियस सेशन में आपको डिटेल में बताया था कि सेक्शन 8 क्या है, तो आप मुझे इस सेशन में बताएं कमेंट करके, और प्लीज़ पार्टिसिपेट इन द कमेंट सेक्शन, दिस इज़ ओनली फॉर यू। अब सेक्शन 3 में आता है, सबसेक्शन 3। अब इसमें क्या बोल रहा है? फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 8 एंड दिस सेक्शन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स क्या होता है, ठीक है। तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन ये सारी 4 चीज़ें हैं। तो पहली चीज़ क्या है? अ बॉडी विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया एंड विच कैरीज ऑन बिजनेस वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। तो वैसी बॉडी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है और वो अपना बिजनेस कैरी करती है इंडिया या इंडिया के बाहर। और कोई अदर बॉडी जो कि इनकॉर्पोरेटेड है इंडिया के बाहर और जो अपना बिजनेस कैरी करती है या पार्ट ऑफ बिजनेस कैरी करती है इंडिया के किसी भी पार्ट में। और तीसरा है कि कोई पार्टनरशिप फर्म और कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो इंडिया में फॉर्म हुई है और अपना बिजनेस कैरी कर रही है, चाहे इंडिया में कर रही हो या आउटसाइड इंडिया कर रही हो। और फोर्थ है कोई अदर पार्टनरशिप और एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो कि फॉर्म कहाँ हुआ है? आउटसाइड इंडिया, और जो कैरी कर रहा है बिजनेस या पार्ट ऑफ बिजनेस इन इंडिया। यानी कि 4 चीज़ें क्या है कि वो जो बॉडी है इनकॉर्पोरेट हुई होगी इंडिया में और बिजनेस कैरी कर रही है इंडिया या इंडिया के बाहर। दूसरी चीज़ कोई अदर बॉडी जो इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया लेकिन बिजनेस कैरी कर रही है इंडिया या उसके किसी पार्ट में। तीसरी चीज़ पार्टनरशिप फर्म जो और कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो इंडिया में फॉर्म हुई है और बिजनेस कैरी कर रही है इंडिया में या आउटसाइड, ठीक है। और चौथी है कोई अदर पार्टनरशिप या एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो फॉर्म तो हुई है इंडिया के बाहर लेकिन अपना बिजनेस कैरी कर रही है इंडिया में या उसके किसी पार्ट में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन। जो हमारा सेकेंड डेफिनेशन है इसमें बिजनेस का बता रहा है। बिजनेस मतलब क्या होता है? बिजनेस इंक्लूड ट्रेड और प्रोफेशन और प्रोवाइडिंग सर्विस, ठीक है। कोई ट्रेड या प्रोफेशन या प्रोवाइडिंग सर्विस। फिर सी है पर्सन इज सेड टू बी एसोसिएटेड विथ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा? इफ सच पर्सन परफॉर्म सर्विसेज फॉर और ऑन बिहाफ ऑफ द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रॉमिस टू गिव और गिविंग of any undue advantage which constitutes an offense under subsection 1। तो किसी पर्सन को कब माना जाएगा कि वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएट है? अगर वैसा पर्सन परफॉर्म करता है सर्विस किसी के लिए या किसी के बिहाफ में। वो किसके लिए? किसके बिहाफ में? कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए या उसके बिहाफ में। इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रॉमिस, किसी भी प्रॉमिस, कोई भी प्रॉमिस के इररिस्पेक्टिव हो, ताकि वो देगा टू गिव और गिविंग ऑफ एनी अनड्यू एडवांटेज विच कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 1। तो सिंपल में समझे तो किसी पर्सन को कब बोला जाता है कि वो एसोसिएट है किसी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में? अगर वैसा परफॉर्म करता है सर्विस उस कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए या उसके बिहाफ में, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रॉमिस, किसी होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता है। और जो दे रहा है या कोई अनड्यू एडवांटेज दे रहा है जो कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है ऑफेंस सबसेक्शन 1 के अंदर, तो उसको मान लिया जाएगा कि वो पर्सन एसोसिएटेड है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से। अगर वो परफॉर्म कर रहा है सर्विस ऑन बिहाफ और फॉर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन
किसी प्रॉमिस के लिए या ऐसे भी कर रहा है परफॉर्म, ठीक है, और कोई प्रॉमिस किस लिए, अनड्यू एडवांटेज देने के लिए, ठीक है, तो ये ऑफेंस कंस्टिट्यूट करता है सबसेक्शन 1 के लिए। अब एक्सप्लेनेशन 1 जो है ये हमें क्या बता रहा है, जो कैपेसिटी है इन विच द पर्सन परफॉर्म्स सर्विस फॉर और ऑन बिहाफ ऑफ द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन शैल नॉट मैटर irrespective of whether such person is employee or agent or subsidiary of such commercial organization। तो जो इसके साथ एक्सप्लेनेशन अटैच है ना, एक्सप्लेनेशन 1, 3 एक्सप्लेनेशन है। जो पहला एक्सप्लेनेशन 1 वो हमें बता रहा है जो कैपेसिटी है जिसमें कोई पर्सन परफॉर्म करता है सर्विस कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए या उसके बिहाफ में, वो जो है मैटर नहीं करेगा चाहे वैसा पर्सन जो है वो एम्प्लॉई है, एजेंट है या सब्सिडियरी है वैसे कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तो सिंपली सब एक्सप्लेनेशन 1 जो है ये बता रहा है जो कैपेसिटी है जिसमें वो ऐसा पर्सन परफॉर्म कर रहा है सर्विस कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए या उसके बिहाफ में, वो मैटर नहीं करेगा चाहे वो पर्सन जो है एम्प्लॉई हो, एजेंट हो या सब्सिडियरी हो उस कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी कैपेसिटी में वो काम कर सकता है, ठीक है। अब जो एक्सप्लेनेशन 2 है ये हमें क्या बता रहा है, वेदर और नॉट द पर्सन इज अ पर्सन हु परफॉर्म्स सर्विस फॉर और ऑन बिहाफ ऑफ द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इज टू बी डिटरमाइंड बाय रेफरेंस टू ऑल रेलिवेंट सर्कमस्टांसेस एंड नॉट मेयरली बाय रेफरेंस टू द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सच पर्सन एंड द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या बता रहा है, अब जो है हम डिसाइड कैसे करेंगे कि वो पर्सन जो है फॉर या उसके लिए या उसके बिहाफ में, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए या उसके बिहाफ में काम कर रहा है कि नहीं। तो ये डिसाइड करने का बस एक ही चीज़ नहीं है, बस नेचर जो है रिलेशनशिप का उस पर्सन के बीच और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के बीच जो नेचर है, बस इससे ही डिसाइड नहीं होगा कि वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है कि नहीं, बल्कि जो रेलिवेंट सर्कमस्टांसेस है वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। जो रेलिवेंट सर्कमस्टांसेस है ना वो भी डिटरमाइन करेगी कि वो उसके बिहाफ, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ में वो पर्सन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बस आप नेचर ऑफ रिलेशनशिप नहीं देखोगे दोनों के बीच, पर्सन और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, बट ऑल्सो रेलिवेंट सर्कमस्टांसेस भी मैटर करेंगे। अब जो एक्सप्लेनेशन 3 है वो हमें बता रहा है, इफ द पर्सन इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इट शैल बी प्रिज्यूम्ड अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव दैट सच पर्सन इज अ पर्सन हु हैज परफॉर्म द सर्विस फॉर ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब कोई पर्सन जो है ना, जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय ही है, तो उसको मान लिया जाएगा कि वो पर्सन जो है सर्विस परफॉर्म कर रही है बाय फॉर ऑन बिहाफ ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, अनलेस कंट्री इज प्रूव्ड। अगर किसी ने कॉन्ट्ररी प्रूव कर दिया ना तो फिर उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन जब तक कुछ कॉन्ट्ररी प्रूव नहीं होता है तब तक यही माना जाएगा कि वो एम्प्लॉय जो है वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ में सर्विस परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये 3 एक्सप्लेनेशन थे। फर्स्ट यही था कि जो कैपेसिटी में जो पर्सन सर्विस परफॉर्म कर रहा है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ में, वो कुछ भी हो सकता है, पर्सन एम्प्लॉय भी हो सकता है, एजेंट भी हो सकता है और सब्सिडियरी भी हो सकता है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी हो सकता है, वो मैटर नहीं करता है कि किस कैपेसिटी में कर रहा है। सेकंड एक्सप्लेनेशन जो बोल रहा है कि सिर्फ हम रिलेशनशिप, नेचर ऑफ रिलेशनशिप नहीं देखेंगे पर्सन और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को, बल्कि रेलिवेंट सर्कमस्टांसेस भी देखेंगे। और थर्ड जो एक्सप्लेनेशन है वो बता रहा है अगर कोई एम्प्लॉई है उसको माना जाएगा, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉई है तो उसको माना जाएगा कि वो परफॉर्म कर रहा है सर्विस कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही, जब तक कि कॉन्ट्ररी प्रूव ना हो जाए। तो ये था हमारा 3 एक्सप्लेनेशन। अब हम आते हैं क्लॉज नंबर 4 पे, जो कि बता रहा है नॉट वेस्टर्निंग एनीथिंग कंटेन इन CRPC 1973 द ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 7A and 8 एंड दिस सेक्शन शैल बी कॉग्निजेबल। यानी कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो सेक्शन नंबर 7A, 8 और इस सेक्शन यानी कि सेक्शन नंबर 9 के अंदर जो भी ऑफेंसेस हैं वो सारे कॉग्निजेबल होंगे, ठीक है। ये सारे कॉग्निजेबल होंगे, तो ये याद रखिएगा कॉग्निजेबल, दिस इज इम्पॉर्टेंट कि सेक्शन नंबर 7A, 8 और 9 के ऑफेंसेस कैसे नेचर के हैं, तो दिस इज कॉग्निजेबल इन नेचर, ठीक है। अब जो है सेक्शन नंबर 5 ये क्या बता रहा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है शैल इन कंसल्टेशन विद द कंसर्न स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द डिपार्टमेंट्स एंड विद अ व्यू to preventing person associated with commercial organization from bribing any person being a public servant prescribe such guideline as may be considered necessary which can be put in place for compliance by such organization।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो कंसल्ट करेगी, किसको कंसल्ट करेगी, कंसर्न स्टेक होल्डर को कंसल्ट करेगी। और जिसमें क्या इंक्लूड करता है वैसे कंसर्न स्टेक होल्डर में, वैसे डिपार्टमेंट, ठीक है। तो वो कंसल्ट करेगी स्टेक होल्डर को, और इस व्यू से कि प्रिवेंट करे वैसे पर्सन को जो एसोसिएटेड है उस कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को, कि वो ब्राइब करे किसी पर्सन को जो कि एक पब्लिक सर्वेंट है, और प्रिस्क्राइब करे गाइडलाइंस जो ज़रूरी हैं ताकि उस जगह पे वो रहे इस कॉम्प्लायंस करने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना कंसल्ट करेगी कंसर्न स्टेक होल्डर्स को, जिसमें कि डिपार्टमेंट भी इंक्लूड होता है, और वो कंसल्ट करके डिसाइड करेगी वैसे कंप्लायंस, वैसे गाइडलाइंस जो कि ज़रूरी है किसी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, ताकि वो प्रिवेंट करे पर्सन को, जो पर्सन एसोसिएटेड है उस कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को, कि वो ना दे ब्राइब किसी पब्लिक सर्वेंट को, ठीक है। उसके लिए गाइडलाइन कौन डिसाइड करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर विच इंक्लूड्स डिपार्टमेंट्स, ये गाइडलाइन तैयार करेगी इस चीज़ के लिए। और यहाँ हमारा कंप्लीट होता है सेक्शन नंबर 9। अब हम चलते हैं अपने सेक्शन नंबर 10 की तरफ। अब सेक्शन नंबर 10 जो है हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है पर्सन इन चार्ज ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन टू बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस। अब जो पर्सन चार्ज है ना उस कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिस पर्सन के पास चार्ज है वो भी गिल्टी हो जाएगा ऑफेंस के लिए। तो वेयर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 9 इज कमिटेड बाय कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन एंड सच ऑफेंस इज प्रूव्ड इन द कोर्ट टू हैव बीन कमिटेड with the consent or connivance of the director, manager, secretary or other officers shall be of commercial organization, such director, manager, secretary or other officers shall be guilty of offence and shall be liable to be proceeded against and shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 3 years but which may extend to 7 years and also liable to fine, ठीक है। और for the purpose of this section, director in relation to a firm means a partner in the firm। अब क्या बता रहा है कि जहाँ कोई ऑफेंस जो है सेक्शन 9 के अंदर कमिट हो रहा है, ठीक है, और वो कौन कमिट कर रहा है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन कमिट कर रहा है। तो वैसे जो ऑफेंस है ना, अगर वो प्रूव हो गया कोर्ट में कि उस कमिट हुआ है किसके कंसेंट या कन्वीनियंस से, डायरेक्टर के, मैनेजर के, सेक्रेटरी के और अदर ऑफिसर के कंसेंट से या उनके कन्वीनियंस से जो है ये सारे ऑफेंसेस कमिट हुए हैं सेक्शन 9 के, तो क्या होगा, तो वैसे डायरेक्टर जो है ना, मैनेजर हैं, सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर जो भी है उस कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के, उन गिल्टी हो जाएंगे उस ऑफेंस के लिए, जिसका पनिशमेंट क्या होगा, जिसका पनिशमेंट जो है 3 साल से 7 साल की पनिशमेंट होगी जिसके लिए, और लाइबल भी होगा, फाइन एंड है, यानी कि फाइन तो कंपलसरी है, 3 साल से 7 साल की सज़ा प्लस फाइन जो है दोनों आपको मिलेगा अगर आप जो डायरेक्टर, मैनेजर या सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर्स हो उस कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के, और आपके कंसेंट या कन्वीनियंस से ऐसा ऑफेंस हो रहा है सेक्शन 9 में जो प्रिस्क्राइब किया गया है, तो आप जो है लाइबल हो जाओगे। अब इसमें जो एक्सप्लेनेशन है वो हमें बता रहा है कि जो डायरेक्टर है ना वो फर्म के रिलेशनशिप में क्या होंगे, पार्टनर उस फर्म के, यानी कि अगर कंपनी है तो डायरेक्टर है और फर्म है तो पार्टनर है, ठीक है। तो ये हमें बता रहा है एक्सप्लेनेशन। अब जो आता है नेक्स्ट सेक्शन वो है हमारा सेक्शन नंबर 11। ये क्या बता रहा है, पब्लिक सर्वेंट ऑब्टेनिंग अनड्यू एडवांटेज विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम पर्सन कंसर्न इन प्रोसीडिंग्स और बिजनेस ट्रांजैक्टेड बाय सच पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। तो अब पब्लिक सर्वेंट क्या कर रहा है, ऑब्टेन कर रहा है अनड्यू एडवांटेज बिना कंसिडरेशन के उस पर्सन से जो कंसर्न है प्रोसीडिंग्स में या बिजनेस ट्रांजैक्शन में, जो कि कौन कर रहा है, पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। तो इसमें क्या बता रहा है, whoever being a public servant attempt to obtain for himself or for any other person any undue advantage without consideration for a consideration which he knows to be inadequate from any person whom he knows to have been or to be likely to be concerned in the proceedings or business transaction or about to be transacted by such public servant, or having any connection with the official function or public duty of himself or any public servant to whom he is subordinate, or from any person whom he knows to be interested in or related to the person so concerned, shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 6 months but which may extend to 5 years and shall also be liable to fine, ठीक है।
तो इसमें बताया जा रहा है कोई भी पर्सन जो कि क्या है, पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट है और वो क्या कर रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है, ऑब्टेन कर रहा है या अटेम्प्ट कर रहा है ऑब्टेन करने के लिए अपने लिए या किसी अदर पब्लिक सर्वेंट के लिए कोई भी अनड्यू एडवांटेज, ठीक है। और वो अनड्यू एडवांटेज कैसे ले रहा है, बिना कंसिडरेशन के, यानी कि अब वो जो एडवांटेज वो ले रहा है पब्लिक सर्वेंट अपने लिए या किसी अदर पब्लिक सर्वेंट के लिए, वो उस चीज़ को बिना कंसिडरेशन के लिए ले रहा है, यानी कि बदले में कुछ दे नहीं रहा है, बस वो अनड्यू एडवांटेज ले रहा है, रॉन्गफुल गेन ले रहा है। और जो कंसिडरेशन दे रहा है ना, वो कंसिडरेशन इनएडुकेट है, यानी कि अगर कंसिडरेशन दे भी रहा है तो वो इनएडुकेट है, मतलब जितना देना चाहिए उतना नहीं दिया, कम दे रहा है। तो फ्रॉम एनी पर्सन whom he knows to have been or likely to be concerned in the proceedings transacted or about to be transacted by such public servant, ठीक है। और वो किससे ले रहा है, वैसे पर्सन से वो अनड्यू एडवांटेज ले रहा है जिससे वो जानता है कि जो फ्यूचर में है या आगे जाके कोई तो ट्रांजैक्शन होने वाला है उस पब्लिक सर्वेंट के साथ, और उसमें बेनिफिट लेने के लिए ही ये जो है अनड्यू एडवांटेज उसको दिया जा रहा है। और वो जो है वो कनेक्टेड किससे, ऑफिशियल फंक्शन और पब्लिक ड्यूटी से। अब वो जो ट्रांजैक्शन जो है जो होने वाला है उस पर्सन का पब्लिक सर्वेंट से, वो उसके पब्लिक ड्यूटी में होगा, यानी कि वो पब्लिक ड्यूटी ना परफॉर्म करने के लिए या वो गलत तरीके से परफॉर्म करने के लिए वो अनड्यू एडवांटेज दे रहा है वो पब्लिक सर्वेंट को, और पब्लिक सर्वेंट ले रहा है खुद के लिए या अपने सबऑर्डिनेट पब्लिक सर्वेंट के लिए, तो ठीक है। तो जो है तो वो पर्सन जो है लाइबल हो जाएगा, उसको पनिशमेंट मिलेगी, कितनी, इम्प्रिजनमेंट मिलेगी 6 महीने तक, और जो कि एक्सटेंड कर सकता है 5 साल तक, और फाइन भी मिलेगा, ठीक है। यानी कि इस सेक्शन में सिंपली यही होता है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो है जो एक्सेप्ट कर रहा है, ऑब्टेन कर रहा है या अटेम्प्ट कर रहा है ऑब्टेन करने के लिए कोई अनड्यू एडवांटेज खुद के लिए किसी अदर पब्लिक सर्वेंट के लिए, ठीक है, कंसिडरेशन के बिना या कंसिडरेशन दे रहा है तो इनएडुकेट दे रहा है किसी भी पर्सन से जिससे उसके उस पब्लिक सर्वेंट का उस पर्सन के साथ कोई ट्रांजैक्शन होने वाला है और वो उसके पब्लिक ड्यूटी में होने वाला है, ठीक है। और कोई भी खुद के साथ होने वाला ट्रांजैक्शन या उसके कोई सबऑर्डिनेट के साथ होने वाला है या किसी और पर्सन के साथ हो रहा है जिसमें वो इंटरेस्टेड है, तो फिर क्या होगा, उस अनड्यू एडवांटेज लेने के चलते उसको 6 महीने की सज़ा या 5 साल तक की सज़ा मिल सकती है और फाइन भी मिलेगा, ठीक है। तो वो लाइबल हो जाएगा 6 महीने से लेके 5 साल और प्लस फाइन है, याद रखिएगा, और फाइन नहीं है, प्लस फाइन है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो कि बता रहा है पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस। दिस इज इंपॉर्टेंट सेक्शन कि इस एक्ट में अबेटमेंट के लिए क्या सज़ा है। तो हुएवर अबेट्स एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट वेदर और नॉट दैट ऑफेंस इज कमिटेड इन कंसिक्वेंसेज ऑफ द अबेटमेंट शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 3 years बट विच मे एक्सटेंड टू 7 years और फाइन, ठीक है। यानी कि इसमें क्या बता रहा है, अगर आपने अबेटमेंट किया ना किसी ऑफेंस के लिए तो आपको सज़ा कितनी मिलेगी, 3 साल, और 3 साल से लेके सज़ा जो है आपकी 7 साल तक हो सकती है, और आपको जो है फाइन मिलेगा किस चीज़ के लिए, इस जो है अबेटमेंट के लिए, ठीक है। जो भी ऑफेंस है इस एक्ट में पनिशेबल है उसके अबेटमेंट अगर आप करोगे तो 7 साल, 3 से 7 साल प्लस फाइन आपको सज़ा मिल सकती है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट सेक्शन, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो है सेक्शन नंबर 13। ये क्या बता रहे हैं, क्रिमिनल मिसकंडक्ट बाय पब्लिक सर्वेंट। अब पब्लिक सर्वेंट जो है वो खुद ही क्रिमिनल मिसकंडक्ट में इन्वॉल्व है, तो क्या होगा, तो जब कोई पब्लिक सर्वेंट जो है वो माना जाता है कि उसने कमिट किया है ऑफेंस किसका, क्रिमिनल मिसकंडक्ट का, तो कब, अगर वो डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली मिसअप्रोप्रिएट करता है या अदरवाइज कन्वर्ट करता है अपने यूज़ के लिए कोई प्रॉपर्टी जो उसको दिया गया है, जिसको इंट्रस्ट किया गया है या उसके कंट्रोल में दिया गया है एज अ पब्लिक सर्वेंट, और अलाउ किया गया किसी अदर पर्सन को ऐसा करने से, और वो इंटेंशनली इनरिच करता है अपने आप को इलिसिटली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज ऑफिस, तो क्या होगा, कब माना जाएगा कोई एक पब्लिक सर्वेंट है उसने कमिट किया है क्रिमिनल मिसकंडक्ट। तो 2 केसेस में, अगर वो डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली अपनी जो मिसअप्रोप्रिएट करता है या कन्वर्ट कर लेता है अपने यूज़ के लिए कोई भी प्रॉपर्टी जो उसको दिया गया था ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज अ पब्लिक सर्वेंट, उसको कोई प्रॉपर्टी दी गई थी और उसको वो मिसअप्रोप्रिएट कर रहा है फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टली अपने काम के लिए, तो वो लाइबल हो जाएगा
क्रिमिनल मिसकंडक्ट के लिए, या तो वो इंटेंशनली अपने आप को इनरिच कर रहा है, ठीक है, इस पीरियड के टाइम में जब तक वो ऑफिस में है ना, उस वक्त जो है वो अपने आप को इलीगली इनरिच कर रहा है, इलीगल वर्क करके अपने आप को अमीर बना रहा है, तो भी वो लायबल हो जाएगा क्रिमिनल मिसकंडक्ट के लिए। अब इसके साथ दो एक्सप्लेनेशन है। जो पहला एक्सप्लेनेशन है ना, वो हमें क्या बता रहा है, ए पर्सन शैल बी प्रिज्यूम टू बी इंटेंशनली इनरिच हिमसेल्फ इलिसिटली इफ ही और any person on his behalf is in possession of or has at the time during the period of his office been in the possession of pecuniary resource or property disappropriate to his known source of income which the public servant cannot satisfactorily account for। ठीक है, तो पब्लिक कोई भी पर्सन है ना, उसको प्रिज्यूम कब किया जाएगा, ठीक है, प्रिजम्पशन है, कब किया जाएगा कि वो इंटेंशनली इनरिच कर रहा है अपने आप को इलिसिटली, अगर वैसा पर्सन जो है या उसके बिहाफ में जो है वो पोजीशन कर रहा है, अगर वो या उस कोई पर्सन जो उसके बिहाफ में पोजीशन में है, ठीक है, उसके ऑफिस के ड्यूरेशन के टाइम में, उस पीरियड के टाइम ड्यूरेशन में अगर कोई पर्सन, वो खुद या कोई पर्सन जो पोजीशन में उसके बिहाफ में, ठीक है, कोई पिक्यूनरी रिसोर्स के, कोई ऐसे पिक्यूनरी मतलब जो मॉनिटरी रिलेटेड रिसोर्स है, तो कोई पिक्यूनरी रिसोर्सेस या प्रॉपर्टी के, ठीक है, पोजीशन में है जो डिसअप्रोप्रिएट किया गया है नोन सोर्सेस ऑफ इनकम से, और जो पब्लिक सर्वेंट जो है वो बता नहीं सकता है, मतलब उसके पास सेटिस्फैक्टरी रीजंस नहीं है कि आपने जो है ये सोर्स कहाँ से लाया, आपने कैसे ये प्रॉपर्टी जो है अप्रोप्रिएट की है, ये पिक्यूनरी रिसोर्स जो है वो आपके पास कहाँ से है, इसकी सेटिस्फैक्टरी उसके पास एक्सप्लेनेशंस नहीं है, और वो फिर भी उसके पास जो है वो प्रॉपर्टी है या उसके बिहाफ में किसी और पर्सन के पोजीशन में वो प्रॉपर्टी है, तो प्रिज्यूम किया जाएगा वो पर्सन जो है इंटेंशनली इनरिच किया अपने आप को, इलिसिटली गलत तरीके से इनरिच किया हुआ है। ठीक है, अब जो एक्सप्लेनेशन 2 है ये हमें बता रहा है नोन सोर्सेस ऑफ इनकम के बारे में। तो मतलब क्या होता है, वैसे इनकम जो रिसीव किए गए हैं लॉफुल सोर्सेस से, उसको माना जाएगा नोन सोर्सेस ऑफ इनकम। ठीक है, तो फर्स्ट जो एक्सप्लेनेशन था, तो ये जो रिसोर्सेस है ये नोन सोर्सेस ऑफ इनकम से भी अगर उसने डिसअप्रोप्रिएट किया है प्रॉपर्टी, लेकिन उसका अकाउंट नहीं दे पा रहा है, ठीक है, तो उसको फिर बताना, तो वो मान लिया जाएगा कि वो इंटेंशनली इनरिच किया है हिमसेल्फ को। ठीक है, अब जो क्लॉज 2 है इस सबसेक्शन का, ये बता रहा है कोई पब्लिक सर्वेंट जिसने कमिट किया है क्रिमिनल मिसकंडक्ट, उसको पनिशमेंट दी जाएगी। कितनी पनिशमेंट दी जाएगी? उसको पनिशमेंट जो है ना 4 साल से लेकर 10 साल की सज़ा दी जाएगी, और फाइन भी दिया जाएगा, यानी कि 4 इयर्स से लेकर 10 इयर्स तक पनिशमेंट है, और उसके साथ जो है फाइन भी अटैच्ड है। ठीक है, ये है सज़ा कि क्रिमिनल मिसकंडक्ट की पब्लिक सर्वेंट के द्वारा। ठीक है, और ये जो 4 इयर्स एंड 10 इयर्स है ना, इसको अमेंडमेंट के थ्रू चेंज किया गया है। ठीक है, तो जो है पहले इसमें जो था 1 ईयर था और 7 इयर्स था, यानी कि 1 to 7 इयर्स का बैंड था। एक मिनिमम जो है 1 ईयर की थी सज़ा, और मैक्सिमम जो थी 7 इयर्स की थी। लेकिन और ये 2014 के अमेंडमेंट में इसको चेंज करके पनिशमेंट जो है बढ़ा दी गई है। ठीक है, अब जो है सेक्शन नंबर 14 ये क्या बताता है, हैबिचुअल ऑफेंडर की पनिशमेंट बताते हैं। ठीक है, तो हुएवर कन्विक्टेड ऑफ an offence under this act subsequently commit an offence punishable under this act shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 5 years which may extend to 10 years and also liable to fine। अब कोई पर्सन है ऑलरेडी कमिट हो गया है किसी ऑफेंस के लिए इस एक्ट के अंदर जो पनिशेबल है, ठीक है, और रिपीटेडली उसने फिर से दोबारा वो ऑफेंस कर दी, तो उसको जो है इन्हेंस पनिशमेंट मिलेगा, और वो कितना होगा, 5 से 10 साल तक का होगा। ठीक है, और फाइन होगा। ये पनिशमेंट है। अब जो है अटेम्प्ट की पनिशमेंट क्या है, तो 15 में हमें अटेम्प्ट की पनिशमेंट दी है, हमने अबेटमेंट की देखी थी पनिशमेंट, अबेटमेंट की पनिशमेंट सेक्शन नंबर 12 में थी। अब अटेम्प्ट जो है वो सेक्शन नंबर 15 में है। तो जो अटेम्प्ट कर रहा है या कमिट कर रहा है कोई ऑफेंस, ठीक है, जो क्लॉज ए से रिलेटेड है 13 के 1 के, उसको पनिशमेंट कितनी मिलेगी? उसको पनिशमेंट मिलेगी 2 साल, जो एक्सटेंड करेगा 5 साल और प्लस फाइन। ठीक है,
तो 2 साल, अटेम्प्ट की जो है 2 साल से 5 साल तक का सज़ा है और प्लस फाइन भी है। यानी कि अगर आपने क्रिमिनल मिसकंडक्ट का जो है वो अटेम्प्ट किया है, ठीक है, आप पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए बट अटेम्प्ट किया था आपने, तो आपको फिर भी लाइबिलिटी आपकी जो है 2 साल से 5 साल तक एक्सटेंड होगी और फाइन भी मिलेगा आपको। अब ये जो है ये भी अमाउंट अमेंडेड है, तो वो जो है पहले था 3 साल तक, विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर्स, ठीक है। तो अभी इसको भी बढ़ा दिया गया है और 5 ईयर्स तक कर दिया है, विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर्स, ठीक है। और ये भी जो है 2014 के अमेंडमेंट से हुआ है। अब जो है आज के सेशन का हम लास्ट सेक्शन देखते हैं, जो कि है सेक्शन नंबर 16। अब इसमें बता रहा है मैटर टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर फिक्सिंग फाइन। अब फाइन फिक्स करने के लिए कौन कौन से मैटर जो है हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो वेयर अ सेंटेंस ऑफ फाइन इज इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 7, 8, 9, 10, 11 और सबसेक्शन 2 ऑफ 13 और 14, 15, the court in fixing the amount of fine shall take into consideration the amount or value of the property, if any, which the accused person has obtained by committing the offences, or where the conviction is for an offence referred to in clause B of subsection 1 of section 13, the pecuniary resource or property referred to in that clause for which the accused person is unable to account satisfactorily। मतलब क्या बता रहा है कि जो हम फाइन फिक्स करते हैं ना, किस सेक्शन के अंदर, अब जो फाइन अब सेक्शन में इम्पोज हुई है, किस सेक्शन में, सेक्शन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 13 के क्लॉज 2 में, 14, 15 में, ये सारे में जो फाइन हमने इम्पोज किया है, अब उस फाइन का अमाउंट कैसे डिसाइड होगा। तो जो कोर्ट जो है फिक्स करेगी अमाउंट ऑफ फाइन, लेकिन वो क्या कंसिडरेशन में लेगी फिक्स करने से पहले, कि जो है वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, कंसिडरेशन द अमाउंट और वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। अमाउंट क्या थी या वैल्यू क्या थी उस प्रॉपर्टी की। अगर कोई प्रॉपर्टी जो है जिसके रिस्पेक्ट में ऑफेंस कमिट हुआ है या क्रिमिनल मिसकंडक्ट हुआ है, और जो अक्यूज पर्सन है ना उसने ऑब्टेन किया है वैसे प्रॉपर्टी जो है वो रॉन्गफुल वे से वैसी प्रॉपर्टी ऑब्टेन की है, और उस प्रॉपर्टी की जो अमाउंट और वैल्यू है वो देखकर डिसाइड करेगा। और जो कि सेक्शन नंबर 13 में है, क्रिमिनल मिसकंडक्ट से जो भी प्रॉपर्टी ली गई है उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू और अमाउंट, ठीक है। और जहाँ कन्विक्शन जो है किसी ऑफेंस का जो कि रेफ़र किया गया 13 क्लॉज 1 क्लॉज बी में, वो क्या है, या तो किसी प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में है या किसी पिक्यूनरी रिसोर्स के रिस्पेक्ट में या प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में, जो कि रेफ़र किया गया है अक्यूज पर्सन के थ्रू, और उस पर्सन के पास ना कोई सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं है कि वो प्रॉपर्टी उसके पास कहाँ से आई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है डिटरमाइन करेंगी कि कितना फाइन इम्पोज करना है सबसेक्शन 7A, सेक्शन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 13 और 14, 15 के अंदर, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें कंसिडर करेगा, कोई भी अमाउंट या वैल्यू उस प्रॉपर्टी की जो कि अक्यूज पर्सन के पोजीशन में है, और वो कैसा है, ऑफेंस कमिट करके वो उसने एक्वायर किया है उस पोजीशन को, ऑफेंस से रिलेटेड है वो जो भी प्रोसीड्स हैं वो ऑफेंस से रिलेटेड है, जो कि सेक्शन नंबर 13 से निकली है, क्रिमिनल मिसकंडक्ट से रिलेटेड है, या तो उसके पास कोई पिक्यूनरी रिसोर्स है और वो रिसोर्स उसके पास कहाँ से है उसके लिए कोई भी सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो भी जो है वो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो डिसाइड करेगी फाइन का अमाउंट डिटरमाइन करने के लिए। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है, और आज के सेशन में हम यहीं तक रखते हैं, सेक्शन नंबर 16 तक। अगले सेशन से हम सेक्शन नंबर 17 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टे ट्यून विथ माय चैनल, और मैं फर्दर वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी, और जल्द से जल्द ये जो सब्जेक्ट है मैं आप कंप्लीट कर दूंगी, और दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट भी मैं एक लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगी। आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा रिवाइज करने के लिए। प्लस मेरी टेलीग्राम ग्रुप है जुडिशरी प्लस नाम से, आपको
आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप उसको भी फॉलो कर ले। मैं जो भी रिसेंट अपडेट्स होती हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करनी होती है, अगर आपसे मुझे बात करनी होती है, पोल कराना होता है, मैं उसमें सारी चीज़ें डालती हूँ जिससे मुझे समझ में आए कि आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, मैं उस अकॉर्डिंग अपने लेक्चर डिज़ाइन करती हूँ। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। दिस इज़ ट्विंकल जस्ट साइनिंग ऑफ टुडेज सेशन। थैंक यू।